दोस्तों, यह घटना सन 1987 से 1995 के बीच घटित हुई। यह कहानी एक ऐसी हिंदुस्तानी लड़की की है जो एक आदमी के प्यार में पड़कर उसके साथ अफगानिस्तान चली जाती है और उस समय अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में था। वहां उनकी तानाशाही चलती थी। तो क्या हुआ उस लड़की के साथ, आइए कहानी में जानते हैं। इंडिया के कोलकाता शहर में रहने वाली सुष्मिता बनर्जी एक सिंपल सी लड़की जिसने मन लगाकर पढ़ाई की और ट्रेनिंग के बाद उसे उसकी जॉब मिल गई। वो एक नर्स थी। वो दिन उसके लिए वही नॉर्मल सा दिन था मरीजों के साथ, पर उसे ये पता नहीं था कि आज के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जाबाज नाम का एक आदमी अपने इलाज के लिए उस हॉस्पिटल में अपने दोस्त के साथ आता है क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था और वह बहुत दर्द में था। वो रहने वाला अफगानिस्तान काबुल का है और इंडिया में काम करता है। सुष्मिता पूछती है कि क्या हुआ। उसका दोस्त बताता है कि इसकी टांग टूट गई है। वो कहती है बस इतनी सी बात। जाबाज बहुत डरा हुआ था। वो कहता है डॉक्टर से भी डर लगता है। वह कहती है तुम्हें डॉक्टर से डर लगता है, लेकिन मैं तो नर्स हूँ। उसकी बात सुनकर जाबाज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इस तरह उसका ट्रीटमेंट होने लगता है। 2 दिन हो चुके थे जाबाज को हॉस्पिटल में और सुष्मिता को एहसास हुआ कि जाबाज उसे देखता रहता है और बातों ही बातों में वह एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिन बाद जब जाबाज ने उसे शादी के लिए पूछा तो सुष्मिता ने तुरंत हाँ कर दी। सुष्मिता के माँ बाप शादी के खिलाफ होते, इसीलिए उसने इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि यह सिर्फ अलग धर्म की ही बात नहीं थी बल्कि अलग देश की भी बात थी। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और उनकी शादी में सुष्मिता का भाई गोपाल आया था। लेकिन एक बात थी जो उसने अपने भाई को भी नहीं बताई थी कि वह जाबाज के साथ अफगानिस्तान जा रही है। वह जाबाज के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उसके साथ चल पड़ी। अफगान के नज़ारे देखकर वह हैरान थी। चारों तरफ पहाड़, रेगिस्तान और इतना नीला आसमान उसने पहले कभी नहीं देखा था। जाबाज का घर काबुल से 260 किलोमीटर दूर पक्तिया जिले के राना गांव में था। उसका गांव छोटा सा और बहुत प्यारा था। दोनों बहुत खुश थे। जाबाज ने सुष्मिता के बारे में अपने घर वालों को पहले ही खबर कर दी थी। उसकी घर की औरतें गीत गाकर और अपने रस्मों रिवाजों के साथ सुष्मिता का स्वागत करते हैं। तभी पीछे खड़ा एक आदमी हवा में बंदूक चला देता है। सुष्मिता इस आवाज से डर जाती है क्योंकि उसने अपने इतने नजदीक से पहली बार बंदूक की आवाज सुनी थी। जाबाज उसे और फायर करने से रोक देता है। फिर वह घर के अंदर जाते हैं। जाबाज का परिवार बहुत बड़ा था। सुष्मिता ये सब देखकर हैरान थी क्योंकि उसका परिवार बहुत छोटा था। पहले तो उसे लगा कि यह सब पड़ोसी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब उनके परिवार वाले थे जो एक ही घर में रहते थे। उसके लिए उनके नाम याद रखना भी मुश्किल था। और ये है जाबाज के तृणीय चाचा और ये है गुलगुटी। ये असलम जाबाज का छोटा भाई है। असलम की 2 बीवियां हैं। पहली बीवी का नाम सादगी और दूसरी नौकरा। सुष्मिता इन दोनों को देखकर सोचती है कि शुक्र है मैं जाबाज की पहली और आखिरी बीवी हूँ। सुबह सुष्मिता किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज सुनती है और भागती हुई ये पता करने के लिए जाती है कि कौन खांस रहा है। वो वहाँ जाकर देखती है तो एक हकीम कमरे के अंदर नौकरा के पास बहुत ज्यादा धुआं कर रहा था और नौकरा जोर जोर से खांस रही थी। सुष्मिता पास ही में खड़ी सादगी से कहती है कि इससे उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इन्हें कहिए कि ये धुआं बंद करें, क्या पता नौकरा को दमा हो या चेस्ट इन्फेक्शन। सादगी उसकी बात का जवाब देती है कि यहाँ ऐसी बीमारियाँ नहीं होती, ये हकीम साहब हैं, इन्हें इल्म है और ये नौकरा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसी अंधविश्वास की वजह से कुछ ही देर में उस धुएं से नौकरा का दम घुटने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और देखते ही देखते नौकरा की मौत हो जाती है। लेकिन उन सबको इस हादसे का जरा सा भी अफसोस नहीं था। लेकिन सुष्मिता एक नर्स थी, उसे यह सब देखकर समझ ही नहीं आता कि किसी इंसान की जान मिनटों में ले ली और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। जब जाबाज उसके पास आकर कहता है कि ये एक हादसा था, हकीम साहब सच में बहुत बड़े काबिल इंसान है, खामखा इतनी ज्यादा खौफजदा हो रही हो, अब मौत तो अस्पताल में भी होती है। वो कहती है जब तुम्हारी टांग कोलकाता में टूट गई थी तो वह भी ये हकीम साहब ठीक कर सकते थे। अपने गुस्से में वह जाबाज से कहती है कि कल जब तुम पाकिस्तान के लिए जाना तो वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेते आना। मैं घर वालों की
छोटी मोटी तकलीफें तो दूर कर ही सकती हूँ। वह कहता है ठीक है, ले आऊंगा। उसे लगता था कि यहाँ हॉस्पिटल ना होना बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन सुष्मिता की जिंदगी में इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। कुछ दिन बीतने के बाद जाबाज पाकिस्तान से वापस आने वाला था तो सुष्मिता उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार कोई और भी कर रहा है। जाबाज ने सुष्मिता को दवाइयों का बैग पकड़ाया और अंदर चला गया। वो तृणीय चाचा को दवाई देती है कि चाची ने मुझे यह दवाई आप उन्हें दे दीजिए। वो दवाइयाँ लेकर ऊपर आई तो उसने देखा कि गुलगुटी उसके कमरे से बाहर निकली और उसके पीछे जाबाज था। वो अपनी बेटी के पास जाकर कहता है कि देखो तुम्हारे लिए अब्बू क्या लेकर आए हैं। यह बात पास में खड़ी सुष्मिता सुन लेती है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शरीन गुलगुटी और जाबाज की बेटी थी। वो जाबाज से कहती है कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, अपने माँ बाबा को भी कुछ नहीं बताया। वो कहती है मैंने भरोसा किया था तुम पर, और गुस्से में जाबाज को धक्के मारने लग जाती है। पास ही में खड़ा असलम कहता है भाईजान इनसे कहिए आवाज नीची कर ले, पहले से शादीशुदा है तो क्या हुआ, ये यहाँ का रिवाज है और बाहर से तो ये आई है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रात को जाबाज जब उसके पास आता है तो वह कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए पाक है, गलती ये की है मैंने कि तुम्हें गुलगुटी के बारे में नहीं बताया। मैं जानता था कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने गुलगुटी और सारे घर वालों को कहा था कि तुम्हें यह बात पता न लगने दे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। सुष्मिता रो रही थी और वह कुछ भी नहीं कहती। जाबाज वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सुष्मिता के पास तृणीय चाचा की पत्नी आती है। वह उसे उस दवाई के लिए शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वह दवा काम कर गई थी और उसे साहिब कलाम कहकर बुला रही थी। उसने कलकत्ता वापस जाने का मन बना लिया था, लेकिन जब उस औरत को उसने शुक्रिया अदा करते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद वह इसीलिए अफगानिस्तान आई है। उसने सोच लिया था कि वह यहीं रहकर एक डिस्पेंसरी खोलेगी क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं था और ना ही कोई डॉक्टर। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन यहाँ गाँव के लोगों से बीमारियों के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। वह सोचती है कि यहाँ कितने लोगों की जान हकीमों की गलत इलाज से चली जाती है, मैं क्यों ना इन लोगों की जान बचाऊं, और वह यहीं रह जाती है। पाकिस्तान और काबुल से अक्सर लोग आया जाया करते थे। वो सब उसके लिए दवाइयाँ लाने के लिए तैयार थे। वह अपने डिस्पेंसरी की तैयारी में लगी हुई थी, तभी वहाँ जाबाज आ जाता है। वह उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। फिर जाबाज अचानक वहाँ से चला जाता है। 6 दिन बीत गए थे, लेकिन जाबाज घर वापस नहीं आया था। सुष्मिता गुलगुटी के पास भी जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती जाबाज के बारे में पूछने की। फिर एक दिन तृणीय चाचा असलम को बताता है कि जाबाज कलकत्ता खैरियत से पहुंच गया है, और तृणीय चाचा सुष्मिता को एक टेप देता है कि यह जाबाज ने तुम्हारे लिए भेजी है। उस टेप रिकॉर्डर में उसने कहा था कि मुझे अचानक कलकत्ता आना पड़ा क्योंकि अब्दुल चाचा की तबीयत खराब हो गई थी, कमाने जाना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें यह बात बताता तो शायद तुम निकाह ही तोड़ देती, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। खुदा करे अब्दुल चाचा जल्दी ठीक हो जाएं, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सुष्मिता यहाँ सोचती है कि जब आज बिन बताए मेरे घर मेरे देश चले गए, मैं अपने घर वालों को कोई चिट्ठी लिख देती, कुछ मेवा रख देती या फिर साथ जाकर कुछ दिन घर हो आती। उसे जाबाज से दोबारा धोखा मिल चुका था। इस अजनबी देश में अब उसका कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन आने वाला दौर इससे भी ज्यादा खौफनाक भरा था। अफगानिस्तान अपने सबसे बुरे वक्त से गुजरने वाला था। कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। उस अखबार में लिखा हुआ था कि तालिबानी अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। तभी असलम और एक तालिबानी सुष्मिता की डिस्पेंसरी के सामने आते हैं। उन्हें देखते ही वह सारी औरतें जो अपना इलाज कराने आई थी वहाँ से भाग जाती हैं और अंदर जाकर सुष्मिता की डिस्पेंसरी का सारा सामान तहस नहस कर देते हैं और सुष्मिता को बाल पकड़कर उसे बाहर फेंक देते हैं। और वो लोग ऐलान करते हैं कि तालिबान ये ऐलान करते हैं कि आज से अफगानिस्तान का हर एक बाशिंदा उनके हुकूमत की तामील करेगा और मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करेंगे। दाढ़ी रखना लाजमी है। औरतों को घर से बाहर निकलते वक्त पूरा हिसाब जरूरी है। घर से बाहर वह सिर्फ अपने शौहर या फिर महरम के साथ निकलेंगी। अकेले आने जाने की सख्त मनाही है। औरतों का घर से बाहर
काम करना शरिया में मना है। मौसीकी हराम है, फिल्में हराम है। इस्लामी शरिया के खिलाफ जाने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यह सब असलम कह रहा था क्योंकि असलम भी तालिबानियों के साथ मिल चुका था। इस तरह वो लोग आम लोगों पर अपने बनाए हुए नियम थोप देते हैं। वहाँ बैठा त्रणे चाचा असलम से कहता है कि यह इस्लाम नहीं है। रिवाज बदल लेना और औरतों की आज़ादी छीन लेना इसे इस्लाम नहीं कहते। और फिर उन लोगों में बहस हो जाती है। अंदर बैठी सुष्मिता गुलगुटी से कहती है कि कभी जाबाज ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और ये लोग धर्म का वास्ता देकर लोगों पर अत्याचार करते हैं। कुछ दिन बाद असलम की पत्नी सादगी एक बेटी को जन्म देती है। उसकी यह 5वीं बेटी थी और यह वक्त वैसे भी लड़कियों के लिए अच्छा नहीं था। असलम को और बेटियां नहीं चाहिए थी, इसीलिए सुष्मिता ने उसकी बेटी को उनसे मांग लिया और उसका नाम टिन्नी रख दिया। अब टिन्नी ही उसके जीने का मकसद बन गई। 6 सालों के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबानियों की गिरफ्त में आ गया था। अब असलम और उसके घर वाले सुष्मिता को बहुत ज्यादा तंग करने लगे थे। वो सब भूल चुके थे कि उसका शौहर उन सबका पेट पाल रहा है। वो जब भी जाबाज से इस बारे में बात करती तो वह यही कहता कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक दिन त्रय चाचा का बेटा कोलकाता से जाबाज की भेजी हुई टेप सुष्मिता को देने जाने लगता है। तभी तालिबानी उससे टेप छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। उसी वक्त टिन्नी भी बाहर थी। वो तालिबान कहते हैं कि इस बच्ची का हिजाब कहाँ है। असलम टिन्नी को हिजाब पहनाने लगता है, लेकिन सुष्मिता उसे रोकने के लिए जाती है और असलम उसे थप्पड़ मार देता है। अब उसने सोच लिया था कि मैं अफगानिस्तान से वापस अपने देश भाग जाऊंगी। सुष्मिता अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी वहाँ गुलगट्टी आती है। वह पूछती है कि आप क्या कर रही हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं। उसके यहाँ एक सहेली भी बन चुकी थी, इसीलिए वह बताती है कि वह अपनी सहेली के यहाँ जा रही है। वह बताती है कि मैंने बहुत दिन से उसे देखा नहीं है और टिन्नी भी उसके बच्चों के साथ खेल लेगी। गुलगट्टी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, वहाँ से मैं अपनी बहन के यहाँ चली जाऊंगी। सुष्मिता हिचकिचाते हुए हाँ कर देती है। वो दोनों टिन्नी को लेकर सफर में निकल जाती है। पहाड़ी इलाका बेहद सुनसान था। गुलगट्टी उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ से भाग रही हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब उसे समझ आ चुका था कि एक गुलगट्टी ही उसकी अपनी थी। अभी वहाँ सामने से सुष्मिता जिस सहेली के घर जा रही थी उसका पति वहाँ आ जाता है। वह कहता है कि मुझे असलम ने बताया था कि आप मेरे घर आ रही हैं, इसीलिए उसने मुझे भेजा है आपको साथ ले जाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम है, इसीलिए आप चले जाइए। मैं आपको घर पर ही मिलूंगा, मैं आपको खुद नहीं पहुंचा पाऊंगा। यह तीनों जैसे तैसे करके यहाँ से निकलकर आगे एक गाड़ी में लिफ्ट ले लेती हैं। उसकी सहेली का पति असलम को यह सब बता देता है। गुलगुटी से विदा लेकर वह अपने सफर में अपनी बेटी टिन्नी के साथ निकल जाती है और फिर वह काबुल पहुंच जाती है। वहां उसे उसका पासपोर्ट पूछा जाता है। वह बताती है कि मेरा पासपोर्ट मेरे हस्बैंड अपने साथ इंडिया ले गए। यह आदमी उसे कहता है कि आपके पास और कोई और भी सर्टिफिकेट है, जैसे आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, कुछ तो होगा आपके पास। वह कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है और वह आदमी उसे कहता है कि मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि दिल्ली फोन करके मैं आपके ट्रैवलिंग पेपर मंगवा सकता हूँ। आपका नया पासपोर्ट भी बन जाएगा, लेकिन इसमें 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। यह सुष्मिता के लिए बहुत ज्यादा टाइम था। वह इतना इंतजार नहीं कर सकती थी और वह सोचती है यदि मैं इंतजार भी कर लूंगी तो मैं रहूंगी कहाँ। अब उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो जब वहाँ से बाहर निकल कर आती है तो अपने सामने असलम को पाती है। असलम उसे पकड़ कर घर ले आता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। असलम एक आदमी का नाम लेता है जो एक तालिबानी था कि वही अब फैसला लेगा कि इसके साथ क्या किया जाए। रात को चोरी छिपे गुलगुटी उसके कमरे में आती है। वह कहती है कि आप यहाँ से निकल जाएंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। सुष्मिता रात के अंधेरे में वहाँ से भाग जाती है। इतनी घबराहट और अंधेरे में उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। वह फिर भी भागती रही, जितना तेज भाग सकती थी वहाँ से भागी। तभी एक गाड़ी उसके पीछे आने लगी। यह कोई भी हो सकता था। एक अकेली लड़की इस अंधेरी रात में, कोई सफाई नहीं चलती, लेकिन इतने साल अफगानिस्तान में रहने पर उसे पता था कि क्या कहना है। वह उस आदमी से पूछती है कि आप काफिर है या मुसलमान। वह आदमी कहता है कि मुसलमान। और आप इतनी रात गई कहाँ जा रही हैं? वो कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता चला है कि गाँव में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें ही देखने जा रही हूँ। वो कहता है कि आपका
जाना इतनी रात को सही नहीं है। मौलाना शरीद का घर यहीं मस्जिद के पास है, आप आज रात वहीं रुक जाइए, सुबह चले जाना। उसे पता था कि मैं सीधा मौत के मुंह में जा रही हूँ, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। वह मौलाना उसे एक कमरे में भेज देता है। उस वक्त उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं थी, उसे हर पल होशियार रहना था। दूसरे दिन का सूरज वह देख भी पाएगी या नहीं उसे पता नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो उसके बारे में बात कर रहे थे। बात हद से ज्यादा बढ़ गई है और अब हमें फैसला लेना पड़ेगा। दरवाजे के बाहर वह लोग उसका सर कलम करने की बात कर रहे थे। उसका जुर्म कि एक औरत होकर तालिबान के हुक्म को ना मानना। सुष्मिता ने सोच लिया था कि यदि मरना ही है तो भागती हुई क्यों ना मरूं। वो वहाँ से भाग जाती है और असलम और कुछ तालिबानी उसका पीछा करते हैं। वो गांव की गलियों में जाकर छुप जाती है। बहुत देर तक वो वहीं पर छुपी रहती है। तभी उसको ढूंढते हुए त्रिणे चाचा आ जाते हैं। वो सुष्मिता से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्योंकि उसके सर कलम करने की बात सारे गांव में फैल चुकी थी। त्रिणे चाचा उसकी मदद करने के लिए आता है। वो उसे उसका पासपोर्ट देता है और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट। वो कहता है फर्जी है लेकिन काम करेगा। वो कहता है जाओ अपने वतन। सुष्मिता कहती है लेकिन टिन्नी का क्या होगा। वह कहता है कि अभी तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। यदि खुदा ने चाहा तो टिन्नी तुम्हें वापस मिलेगी। वो कहता है काबुल के लिए बस निकलने वाली है, अब तुम यहाँ से जाओ। बस में बैठकर सुष्मिता काबुल पहुँच जाती है। वो असलम और तालिबानियों के डर से कांप रही थी। इसी तरह वे एयरपोर्ट पहुँच जाती है। वो ऑफिसर उसका पासपोर्ट मांगता है और फिर उससे नकाब हटाने को कहता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या आप अफगानी हैं। वो कहती है हाँ। वो उसको उसका गांव भी पूछता है। वह बताती है कि पक्तिका गांव से। वो ऑफिसर कहता है कि आपके चेहरे और आपके अल्फाजों से नहीं लगता कि आप एक अफगानी हैं। वो कहती है मैंने इंडिया में काम किया था। इसीलिए ऑफिसर पूछता है कि आप इंडिया कब गई थी। वो कहती है बहुत साल हो गए, अब तो याद भी नहीं है। वह फिर से पूछता है कि क्यों जाना चाहती है आप इंडिया, लेकिन इस बार सुष्मिता कोई जवाब नहीं देती। लेकिन पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ और उस ऑफिसर ने उसे जाने दिया। 12 अगस्त 1995 को सुष्मिता बनर्जी कोलकाता अपने घर सही सलामत पहुंच गई। वह 2013 तक इंडिया में रही। इसी दौरान उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध अकाबली वालस बंगाली वाइफ थी। जनवरी 2013 में वह फिर से अफगानिस्तान अपने पति जाबाज के साथ गई, लेकिन उसी साल 3 सितंबर को तालिबानियों ने उन्हें मार दिया। इस तरह हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।